कहानी आई लव। बगल में रखा फोन बार बार नया मैसेज आने की सूचना देता रहा। मैंने खींचकर डेटा ऑफ कर दिया। मुझे पता था मैसेज नीरू का ही होगा। क्या करूं उसकी तस्वीरें देखकर? वो कहाँ घूमी, कितने नए डिजाइनर से मिली, क्या कुछ नया सीखा, मुझको जानकर करना भी क्या था। एक लंबी सांस खींचकर मैंने खुद से बोले झूठ को सच मानने की कोशिश की। सच में मुझे कुछ नहीं करना था। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क नहीं पड़ता तो क्यों बात बात पर आजकल आंसू आ रहे हैं? आंसू भी तो तब से ही आ रहे हैं जब से नीरू ने वो सब बताया है। नीरू यानी मेरी दूर की देवरानी। शादी के कई सालों बाद हमारा मिलना जुलना शुरू हुआ, वो भी तब जब वो मेरे ही शहर में रहने आ गई। मुझे उसके सवाल हैरान कर देते थे। अरे बैठिए न भाभी थोड़ी देर और, आप समय से घर नहीं पहुंचेंगी तो क्या शाम नहीं होगी? मैं खिसिया कर कहती, चाबी मेरे पास है। तुम्हारे भैया जल्दी आ गए तो बच्चे होंगे न घर पर? हाँ, लेकिन वो पढ़ रहे होंगे, बेमतलब डिस्टर्ब होंगे। वो हैरान रह जाती थी। उसको लगता होगा कि ये किसी दूसरी दुनिया की बातें हैं, जैसे मुझे उसका घर किसी दूसरी दुनिया में बसा लगता था। घर के सभी सदस्यों के पास एक एक चाबी रहती थी। किसी की दिनचर्या किसी के आने जाने से बाधित नहीं होती थी, और मेरे यहाँ बस मेरे एक के कहीं आने जाने से सब कुछ अव्यवस्थित होकर बिखर जाता था। उस दिन देर से घर लौटी तो कुणाल उखड़े हुए थे। दिन भर की थके घर लौट कर आओ तो पता चले मालकिन नदारद हैं। ये शब्द मुझे गुदगुदा गया था, मालकिन। मैंने मुस्कुराते हुए चाय का पानी गैस पर रखा। मालकिन के बच्चे घर पर थे, उनसे चाय बनवा लेते। जवाब में पति ने क्या कहा याद नहीं, लेकिन बच्चों के कमरे में कॉफी देने गई तो माहौल वहां भी ठीक नहीं था। क्या मम्मी, आप नीरू चाची के यहाँ जाती हो तो इतनी देर में आती हो? हम लोग यहाँ अकेले। मैंने हंसते हुए कहा, अकेले? तुम लोगों के स्कूल से आने के बाद निकली थी, वो भी तब जब ऑनलाइन ट्यूशन शुरू हो गया था, और देखो खत्म होने के 10 मिनट में तो आ गई। तो भी आप यहीं रहा करो आसपास। बच्चे ठुनक गए थे और मैं एक बार फिर अपने साम्राज्य पर इतरा उठी थी। सच ही तो है, महारानी ही तो हूं मैं। मेरे बिना यहाँ कुछ भी तो नहीं होता। कभी कभी तो ये भी यकीन होने लगता था कि मैं न जागूं तो सवेरा नहीं होगा, और जब तक मेरी आंख न लगे रात का कालापन अधूरा ही रहेगा। सास ससुर दूर शहर में बैठे आशीर्वाद की झड़ी लगा देते, तुम तो हमारे घर की अन्नपूर्णा हो, देवी हो, तुमसे ही सब कुछ है। मैं नाराज होकर कहती, तब भी तो आप लोग यहाँ रहने नहीं आ रहे, अकेले रहते हैं। अब क्या बताएं बहू, जिस शहर में सालों साल रस लिए वहां से हट नहीं पा रहे, और अकेले कहाँ हैं? रिश्तेदार भी तो है यहाँ। उन्हीं में से एक रिश्तेदार की बहू थी नीरू, जिससे मेरा देवरानी जेठानी का रिश्ता भी था, सहेलियों का भी। शुरू में तो सब ठीक चलता रहा। समस्या पता नहीं कब दबे पांव आई और हम सबके बीच आकर बैठ गई। सच में हम सबके बीच। उस दिन नीरू घर आई तो चौंक गई थी। ये पेंटिंग्स किसकी है भाभी? ये सब तो मैं बनाती थी पहले। मैं हंसकर टाल गई थी। वो गौर से देखती रही। अमेजिंग, आप कितनी टैलेंटेड हैं, और क्या क्या करती हैं? उसने इतने उतावलेपन से पूछा कि मैं रोक नहीं पाई। कहीं भीतर रखी स्केचबुक, पेंटिंग्स भी निकाल लाए और अपने अंदर छुपे कलाकार को भी। नीरू हर स्केच, हर पेंटिंग को गहराई से समझती रही और मैं विस्तार से समझाती रही। अचानक नीरू हंसने लगी थी। क्या भाभी, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा कि मैं आपसे बात कर रही हूँ। कौन सोच सकता है कि यू आर एन अमेजिंग आर्टिस्ट। क्यों इस टैलेंट को बाहर नहीं लाती हैं? मैं झेप गई थी। क्या करना अब, उम्र चली गई इन सब की। वैसे भी इनमें कमाई तो है नहीं, बस बेमतलब का। नीरू ने मुझे टोक दिया था, हर काम रुपए के लिए नहीं किया जाता भाभी। मेरी बड़ी बहन को देखिए, राइटर है, बहुत अच्छा लिखती हैं, कितनी गोष्ठियों में जाती हैं, कितना नाम है उनका। इसमें रुपए नहीं आते, लेकिन बेहद जरूरी है ये उनके लिए। मैं समझ नहीं पाई थी, क्या जरूरी है? नीरू ने मुस्कुराते हुए मेरी हथेली थपथपा दी थी। अपने को खुश रखना जरूरी है, अपने आप को प्यार करना जरूरी है। शायद उसी दिन शुरुआत हो गई थी। मेरे शांत मन की सतह पर कंकड़ मारकर कोई हलचल तो वो मचा ही गई थी। मैंने अपने आप से पूछा था, क्या तुम खुश हो? कोई कमी नहीं। अनगिनत जवाब आकर मेरे इर्द गिर्द खड़े हो गए थे, साथ ही कई सवाल भी। असंतोष भी सिर उठाकर विद्रोह पर आमादा हो गया था, जिसके चलते उस दिन मैंने ये बात घर पर छेड़ दी थी। नीरू की कितनी हेल्प करते हैं सब, कितनी फ्री रहती है। उसका हस्बैंड भी सपोर्टिंग है, बच्चा भी। एक हमारे यहाँ देखो, एक चाय का प्याला भी इधर से उधर नहीं होता जब तक मैं न करूं। मैंने एक दिन अस्तव्यस्त घर देखकर शिकायत कर ही दी थी।
बच्चे मुंह बनाकर बिना कुछ बोले रह गए थे, लेकिन कुणाल ने चौंक कर कहा था, अरे नीरू से क्या बराबरी कर रही हो? वो वर्किंग है, बाहर खटती है, 4 पैसे कमाती है, घर की आर्थिक स्थिति सुधारती है, तो घर के कामों में उसकी मदद भी लोग करते हैं। तुम घर में रहकर थकती थोड़ी हो। मैं तो सन रह गई थी। ये कौन सा हिसाब हुआ? जो घर में रहता है वो थकता नहीं, या फिर जो घर की जिम्मेदारी संभाले हुए है उसको थकने का हक ही नहीं? जितनी बार भी ये बात दिमाग में गूंजती, आंखें भर आती। आंखें भरने का एक कारण और भी था। लगाई अच्छी खासी नौकरी मैंने खुद ही छोड़ी थी। जुड़वा बेटों की किलकारी से जब घर गूंजा, तब कुणाल ने ही तो कहा था, तुम घर संभालो, बच्चों को देखो, मैं कमा रहा हूं ना। तुम घर पर रहोगी तो मुझे ज्यादा सपोर्ट रहेगा। पति पत्नी दोनों बाहर रहते हैं तो घर बिखर जाता है। सच ही तो था, घर संभलता गया, मैं बिखरती रही। बात केवल नौकरी छोड़ने की ही नहीं थी। पति बच्चे ही मेरी दुनिया का केंद्र बिंदु बन चुके थे। कहीं सहेलियों के साथ जाना हो तो मैं साफ मना कर देती। सोचती कि संडे को बाहर नहीं निकलूंगी, कुणाल घर पर बोर हो जाएंगे। शाम को कहीं जाना होता तो टाल जाती, ये सोचकर कि बच्चे घर आएंगे तो मुझे नहीं पाएंगे। सहेलियां हंसती भी, क्या यार 16 साल के बेटे हैं, बड़े बच्चे हैं। कुणाल की बात से मन उस दिन खराब हुआ। अगले दिन थोड़ा संभला, फिर वापस धर्रे पर आ गया था। मैं खुद को समझाती रही, बात तो सच ही थी। नीरू वर्किंग है, कमाती है, मेरी उससे क्या बराबरी। वो कहते हैं न कि जब बेचैनी भीतर से फूटती है तो आसपास बहुत कुछ बदलने पर आमादा हो जाता है। समझ ही नहीं आता कि बाहर के बदलाव से बेचैनी बढ़ रही है कि भीतर की बेचैनी ही बाहर सब कुछ बदल रही है। ऐसा ही कुछ बदलना मेरे साथ भी तय था। उस दिन नीरू घर आई तो चेहरा चमक रहा था। आते ही गले लग गई, भाभी। आखिरकार वो दिन आ ही गया। रिजाइन करके आ गई है जॉब छोड़कर। मैं हैरान थी, नीरू बेहद खुश। हाँ भाभी, बहुत हुआ वो सब। अब वो करूंगी जो मुझे करना पसंद है, जो सबसे जरूरी है। मैं समझ गई थी, मुझे देखकर ही प्रेरित हुई होगी। अब मेरी तरह घर संभालेगी, 100% समय घर में देगी, बच्चे पति में सब कुछ भूल जाएगी। एक बार दुख सा हुआ, बताओ जरा, अच्छी खासी नौकरी गृहस्थी के चक्कर में छोड़ आए, फिर मन के कोने में उभरी ईर्ष्या मुझे खुश भी कर गई। अब ये भी मेरी ही तरह है, नॉन वर्किंग। जलन क्या कुछ नहीं करवा सकती। मैं भी वही कर ही रही थी, खुश थी, मुस्कुरा रही थी। मेरे भीतर का बवंडर शांत हो चुका था। मुझे क्या पता था कि ये तूफान से पहले की शांति थी। उस दिन दोपहर में फोन किया तो नीरू ने बड़ी देर में उठाया। हेलो भाभी, कब से मिली नहीं, क्या कर रही हो नीरू? मेरे पूछते ही वो चाहत कर बोली, वही कर रही हूँ भाभी जो अब तक नहीं कर पाए। फैशन डिजाइनिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने आई हूँ। मुझे तो जैसे कर्ट लग गया था। ये सब क्या था? मैं कुछ समझी नहीं नीरू। कल घर आकर बताती हूँ भाभी। आराम से हंसते हुए उसने तो फोन रख दिया था, लेकिन मेरी हंसी नदारद हो चुकी थी। इस दोपहर से उस दोपहर का समय इतना भारी कटेगा, मैंने सोचा ही नहीं था कि उसके आते ही मैं हड़बड़ा गई थी। तुम कहाँ एडमिशन लेने गई थी? तुम तो कह रही थी अब तुम आराम करोगी, मतलब घर संभालोगी। हड़बड़ा कर मैं पता नहीं क्या क्या कह गई थी। नीरू मुझे एकटक देखे जा रही थी। ये मैंने कब कहा था भाभी? मैंने कहा था कि अब वो करूंगी जो करना चाहती हूँ। पहले नौकरी गृहस्थी में फंसी रही, अब लगता है बहुत हुआ घर नौकरी। अब इधर फोकस करूं, घर भी सेट है, बेटी भी बड़ी हो गई है। मैं अवाक बैठी उसको सुनती जा रही थी। इसकी 10 साल की बेटी बड़ी हो गई, मेरे 16-17 साल के बेटों को अभी छोटा ही मान रही हूं मैं। सवाल तो ऐसे मुंह में आ रहे थे जैसे दीन दुनिया से बेखबर मैं कोई अनाड़ी हूं। क्यों नीरू, अभी तो सालों कोर्स चलेगा, कमाई थोड़ी होगी, मतलब बाद में होगी, है न? हाँ भाभी, अभी तो बहुत कुछ सीखना है। वैसे भी ये सब कमाई के लिए थोड़ी कर रही हूँ, बस सीखना है, जानना है। उसकी आंखों में दीप टिमटिमा रहे थे, दीप आशा के, सपनों से भरे हुए। पता नहीं क्यों मेरी आंखों में ठीक उसी वक्त से कुछ बुझ गया था। कितना मन था मेरा पेंटिंग सीखने का। थोड़ा बहुत सीखा कि तभी नौकरी लग गई, फिर शादी, बच्चे और फिर। नीरू बोलती जा रही थी, भाभी सीखने की कोई उम्र थोड़ी होती है, जब जागो तभी सवेरा। नीरू की हर एक बात से मैं चकित ही थी। किन सपनों की बात करती है ये? वो सपने जिनको हम खुद ही थपकी देकर सुला चुके होते हैं। उस दिन के बाद से तो जैसे मैं बुझ ही गई थी।
न नौकरी कर पाए, न सपने पूरे कर पाए। हालांकि मन के एक कोने से अभी भी किसी तारीफ की आवाज आती थी, कोई तो था जो मेरी पीठ थपथपा देता था। तुम दिल छोटा न करो, तुमने कितना कुछ किया है सबके लिए, कहते तो है न सब, तुम अन्नपूर्णा हो, गृहलक्ष्मी हो। बार बार उठते बवंडर खुद ही शांत होते रहे। मैं जानबूझकर किसी ख्याल को सिर उठाने ही न देती। तभी तो आज बार बार नीरू के मैसेज आते रहे, मैं टालती रही। रात को करीब 10 बजे फोन बज गया। नीरू का ही कॉल था। हाँ नीरू, क्या हुआ? मैंने अनमने ढंग से पूछा। वो हमेशा की तरह चाहक रही थी। आपको कितने मैसेज किए, देखे ही नहीं आपने? देखो तो कितने फेमस डिजाइनर से मिली आज मैं, एक इवेंट था। मैं झुंझला गई थी। अपनी उपलब्धि दिखाने के लिए इसको इतनी रात ही मिली थी। कल बात करते हैं नीरू। आंख लग गई थी मेरी। मेरा साफ झूठ भी उसके उत्साह को कम नहीं कर पाया। फोन रखने की बजाय वो फिर बोली, अच्छा सुनिए भाभी, 1 हफ्ते की वर्कशॉप है पेंटिंग की। पता है उन्हीं लोगों के लिए है जिन्होंने लंबे समय से ब्रश थामा नहीं, जो फिर से शुरू करना चाहते हैं। आज मुझे पता चला तो मुझे आप याद आई। डिटेल्स भेजे हैं, देख लेना आप। गुड नाइट, लव यू। उसका स्नेह मुझे भीतर तक झकझोर गया। कितनी तो प्यारी है, अपनी व्यस्त दिनचर्या में भी मेरे लिए सोच पा रही है। क्या इतना काफी नहीं? मैं क्यों नहीं इस देवरानी जेठानी वाली प्रतियोगिता से निकलकर उसको देख सकती हूँ? ठीक उसी समय ध्यान से उसकी तस्वीरें देखी, सब पर कुछ न कुछ लिखा। उसका मनोबल बढ़ाया। अंत में पेंटिंग वर्कशॉप वाले मैसेज पर नजर गई तो एक उदास मुस्कान मेरे चेहरे पर फैल गई। ये नीरू भी न, दिल्ली में है ये वर्कशॉप। मैं भला कैसे दूसरे शहर जाकर अटेंड कर सकती हूँ? और तारीख भी तो देखो, 7 फरवरी से 14 फरवरी, 2 मार्च से बच्चों के एग्जाम हैं। ठीक 1 महीना पहले ही तो बच्चे ज्यादा पढ़ते हैं, उसी बीच में दूसरे शहर जाकर कूची थाम लूं। एक बार फिर अपने त्याग का मुकुट अपने माथे पर रखकर मैं अकड़ गई। ये क्या ही समझेगी ये सब? घर के लिए सब छोड़ दो तो कितना नाम होता है, कितनी तारीफ मिलती है, इतनी तारीफ की उसके आगे सब कुछ बौना लगने लगता है। मन में हलचल तो थी, लेकिन अपने आप को समझाने की मैं अभ्यस्त हो चुकी थी। मैं ही क्या, हर हाउसवाइफ ढकने में तो प्रवीण होती ही है। टेबल पर दाग लगा हो तो कवर डालकर ढक दो, अलमारी अस्त व्यस्त हो तो पर्दा लगा दो, किचन गंदा हो तो दरवाजा बंद कर दो, और मन अगर ज्यादा फड़फड़ाने की सोचे तो झट से पिंजरे में डालकर ताला मार दो। मैं भी सब कुछ बंद करके आंखें मूंद कर लेटी ही थी कि कुणाल ने आकर पूछ लिया, सो गई हो क्या? देखो, जो फैमिली वाला ग्रुप है उस पर नीरू की कितनी सारी तस्वीरें आई हैं। कितने बड़े डिजाइनर से मिली आज, फोटो खिंचवाए, वैसे है बड़ी टैलेंटेड। कुणाल फोन निहार कर मुस्कुरा रहे थे। मैं हैरान रह गई थी। ईर्ष्या फिर मेरे ऊपर हावी होने लगी थी। इसमें टैलेंट क्या है? घर छोड़ छोड़कर हर जगह जा रही है, घूम रही है, मिल रही है। कुणाल चिहुंद कर बोले, हाँ तो हर कोई ये काम नहीं कर सकता। बोल्डनेस, कॉन्फिडेंस चाहिए होता है। मेरे अचानक आंसू आ गए थे। अच्छा, मैं करूं इस तरह तो चलेगा आपको? बच्चों को? कुणाल ठहाका मारकर हंस दिए। तुम छत पर जाने से पहले तो 4 बार बच्चों के कमरे में झांकती हो कि बच्चे कुछ खाने को तो नहीं मांग रहे। तुम बाहर जाओगी, मैं अगर देर तक सोता रहूं तो 4 बार आकर माथा छू जाती हो कि बुखार तो नहीं है। ग्रोथ करने वाली औरतें थोड़ा बड़ा सोचती हैं। तुम्हारे बस का नहीं ये सब। तुम्हें तो सनक है घर संभालने की। कुणाल एक बार फिर हंसने लगे थे। बड़ी मुश्किल से अपना रोना रोककर मैं बाथरूम की ओर दौड़ी और फफक पड़ी। ये सब मेरा पिछड़ापन है कि परिवार के सिवा मुझे कुछ सूझता ही नहीं। बच्चों की भूख की परवाह करना मेरी सनक है, पति की चिंता करना गलत है। जैसे जैसे मैं रोती जा रही थी वैसे वैसे पिछला समय याद आता जा रहा था। मैं यादों में भटकती हुई ढूंढती जा रही थी। स्कूल कॉलेज की टॉपर लड़की, अपने ओजस्वी भाषण से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर देने वाली लड़की, दुनिया बदलने का हौसला लिए लड़की, सपनों से भरे झोले को कंधे पर टांगे हुए लड़की, वो लड़की आखिर गई कहाँ? किसी और ने उसको लीप पोत कर नया रूप दे दिया या फिर वो खुद ही नए रंग के डिब्बे में कूद पड़ी। रात गहरा चुकी थी, सब लोग सो चुके थे। मैंने बाहर निकलकर एक बार फिर फोन देखा। फैमिली ग्रुप में सचमुच धूम मची हुई थी। नीरू के सास ससुर के साथ साथ मेरे सास ससुर भी प्रशंसा के पुल बांधे हुए थे। अजीब सा मन हुआ जा रहा था। घड़ी देखी, 10:30 बज चुका था। खुद को रोकते हुए भी सासू माँ को फोन मिला ही लिया। मुझे पूरा यकीन था कि मलहम की जिस बूंद की मुझे सख्त जरूरत थी वो मुझे यहीं से मिलेगी। हेलो मम्मी, सो तो नहीं गई थी? नहीं,
नीरू की फोटो देख रहे थे, बड़ी मेहनत कर रही वो तो। मेरे अंदर कुछ चटका, तब भी मैंने पूरी कोशिश की। एक बार अपने को श्रेष्ठ सुन तो लूं, अपने त्याग का एक प्रमाण पत्र ले तो लूं। मम्मी, देखी फोटो, नीरू की तो मेहनत है ही, लेकिन उसका हस्बैंड कितना सपोर्ट कर रहा, बच्ची को संभाल रहा। कभी कभी तो उन सब पर तरस आने लगता है, नीरू पर गुस्सा भी। ऐसा भी क्या कि घर बार छोड़कर। मेरी पूरी बात सुने बिना ही उन्होंने काट दी, ऐसा कुछ नहीं है। बच्ची बड़ी है, नीरू कभी कभार ही तो जाती है। अब इस तरह सोचा जाए तो कोई औरत आगे ही न बढ़े। देखो कितना नाम हो रहा उसका। मैं अचंभित थी। नीरू हर महीने कहीं न कहीं जा रही थी। मेरी तो मायके की सालाना ट्रिप भी गिल्ट के तले दबा दी जाती थी, ये पूछ पूछ कर कि कुणाल घर कैसे मैनेज कर रहा होगा। मैंने गला खनखार कर कहा, तब भी मम्मी, वैसे भी ये कोई नौकरी तो है नहीं, मतलब अपने शौक है उसके। मम्मी एक पल ठहरी, फिर एक बार करके मुझे पूरी तरह ध्वस्त करते हुए चली गई। शौक कह लो या हुनर है तो उसके पास, कोशिश तो कर ही रही। जिसको कुछ आता ही नहीं वो क्या ही कर लेगा। थोड़ा पॉजिटिव होकर सोचो ना। गुड नाइट बोलकर मैं फोन रख तो चुकी थी, लेकिन वो नाइट किसी भी तरह फिर गुड न रह सकी। पता नहीं क्या क्या सोचकर मैं एक बार फिर रोई, लेकिन इस बार कितना कुछ भीतर था जो धुलता गया। पूरी रात उधेड़ बुन चली। सुबह का सूरज निकला तो सब साफ था, बादल, कोहरा, धुंध कुछ भी नहीं। चाय पिलाओ यार, तुम सुबह सुबह लैपटॉप लेकर बैठ गई। कुणाल ने मेरे पास आकर झांका। मैंने बिना देखे जवाब दिया, वैलेंटाइन वीक मनाने का सोच रही हूँ इस बार। दिल्ली जाकर वहीं की टिकट देख रही थी। कुणाल ने अखबार उठाकर मुंह बिचकाया। हाँ, मैं वैलेंटाइन वीक के लिए हफ्ते भर की छुट्टी ले लूं। मैंने एक लंबी सांस भरी। नीरू का भेजा मैसेज दिखाया, वर्कशॉप के बारे में बताया। कुणाल सकपकाए हुए थे। मजाक कर रही हो न? पॉसिबल ही नहीं, बच्चों के पेपर हैं, फिर कभी चली जाना। मैंने पूरा सब्र इकट्ठा किया, फिर बोलना शुरू किया। बच्चों के पेपर बाद में हैं। बच्चों को तो मैं पढ़ाती भी नहीं, ध्यान रखती हूँ। कुछ दिन आप रख लेना। और रही बात फिर कभी जाने की, फिर कभी आता ही कहाँ है। औरतें एक बार घर में सिमटी तो फिर अंदराए ले ही नहीं पाती हैं। कभी घर की टंकी साफ करवाती हैं, कभी पर्दे की सिलाई खुली दिख जाती है, कभी किसी रिश्तेदार के घर शादी पर जाती है, कभी पति बच्चे की, 4 समस्याएं आकर घेर लेती हैं। फिर ये औरतें वही हो जाती हैं, सन की, या तो बच्चों के लिए खाना बनाती रहती है या पति का माथा छूती रहती है। आखिरी शब्द बोलते बोलते मेरी आवाज भर आ गई थी। कुणाल को भी सब समझ में आ रहा था। मेरे पास आकर धीरे से बोले, मेरी उस बात को दिल से लगाकर बैठी हो। मेरा वो मतलब नहीं था। तुमको क्या लगता है हम सब तुमसे प्यार नहीं करते? मैंने उनकी आंखों में झांक कर कहा, सवाल ये नहीं कि आप सब मुझसे प्यार करते हैं या नहीं, सवाल ये है कि मैंने अपने को प्यार करना बंद क्यों कर दिया, अपने लिए सोचना क्यों बंद कर दिया, अपने को खुश रखना जरूरी क्यों नहीं समझा। कुणाल नजरें झुकाए हुए खड़े थे। मुझे नहीं पता वो इस समय भी मुझे समझ पा रहे थे या नहीं। मुझे तो बस इतना पता था कि घर से भागकर नहीं, घर के साथ ही, लेकिन अपने आप को भी संभालूंगी जरूर। बच्चों और कुणाल के लिए सब इंतजाम करके ही सही, लेकिन वहां जाऊंगी जरूर। और इस बार वैलेंटाइन डे उसके साथ मनाऊंगी जिसकी मैंने कब से सुध नहीं ली। एक गुलाब लूंगी, अपने आप को थमाकर आई लव माई सेल्फ बोलूंगी जरूर।